हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, बीएचयू का जो ऑनलाइन पोर्टल है काउंसलिंग का, वो बेसिकली ओपन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या सीवीटी रिजल्ट के पहले ही बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है बच्चों, बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल सीवीटी पेपर के खत्म होने के पहले ही ओपन हो गया है। ये चीज हालांकि इस बार बीएचयू एडवांस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में, और इसके अलावा पिछली बार के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो पिछली बार बीएचयू का जो पोर्टल था वो बेसिकली सीवीटी रिजल्ट के बाद ओपन हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने पहले ओपन कर दिया है। इस बार बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल बहुत ही एडवांस में चल रहा है। तो बच्चों, यहां पर बच्चों की क्वेरीज लगातार खत्म नहीं हो रही है कि सर यहां पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहां पे रिजल्ट कब आएगा जो काउंसलिंग का होगा, या काउंसलिंग में प्रेफरेंसेज कैसे भरेंगे, या पेड सीट और रेगुलर सीट का क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड। तो बच्चों, वन बाय वन एक एक चीज के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बीएचयू का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो बेसिकली इसके मेन वेबसाइट से बच्चों अलग है। ये वेबसाइट है बेसिकली bhuonline.in। ये बात ध्यान में रखना। जैसे ही आप इसके मेन वेबसाइट पर आओगे तो क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो एक एक चीजें आपको यहां पर सबसे पहले तो जाननी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए क्या क्या। यहां पर सबसे पहला पॉइंट देखो, ये लिखा है कैंडिडेट मस्ट safely keep their NTA application number. Registration for BHU will be based on NTA application number। तो आपका जो CVT का NTA application number है उस पर बीएचयू का जो काउंसलिंग पोर्टल है उस पर ये बेसिकली उस पर रजिस्टर्ड होगा। दूसरी चीज यहां पर दे रखा है कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी फॉर स्कैन्ड कॉपी पासपोर्ट फोटोग्राफ। एक आपका फोटोग्राफ चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ रखना, लेट फोटोग्राफ मत रखना। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जल्दी में ही, मतलब 2-4 दिन के अंदर का ही रखना। ऊपर से नाम लिख लेना आप उस पर। 10th की मार्कशीट, ये आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए ली जाती है। 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कास्ट, इनकम, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑल। ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, तो बेसिकली कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन बिफोर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सब बच्चे जानते हैं कि दुनिया का कोई सा भी फॉर्म बिना एप्लीकेशन फीस के नहीं भरा जाता। आपको उसको सबमिशन के पहले एप्लीकेशन फीस को भरना पड़ेगा। अब यार इसके बाद ये नीचे सारी चीजें यहां पर मेंशन्ड है, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे बीएचयू एडमिशन इन्फॉर्मेशन, तो यहां पर आपको डिटेल में जो बीएचयू ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली काउंसलिंग से रिलेटेड निकाला है उसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं एक एक चीजें मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि यहां पर कैसे क्या क्या सीन लिखा हुआ है। तो बच्चों, यहां पर जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है एक एक चीज समझ लेना, अदरवाइज देखो अगर जल्दबाजी आप करोगे तो फिर आपके डाउट्स ही रह जाएंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं है बेटा। पहला लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्म यह कर दिया जाता है कि जो आपका एडमिशन होगा वो बेसिकली सीवीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर होगा। ठीक है, 2023 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर होगा। देखो जब आपका रिजल्ट आता है ना तो दो टाइप के स्कोर आते हैं, एक परसेंटाइल आता है, दूसरा एनटीए स्कोर आता है। तो यहां पर बीएचयू ने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि आपका जो मेरिट स्कोर बनेगा वो बेसिकली एनटीए स्कोर पर बनेगा, परसेंटाइल पर नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है कि आप इस वाले पोर्टल पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये चीज को रजिस्टर कैसे करना है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा इसमें और एक चीज लिखा है, इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज फॉर यूवीटी इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी रेफरिंग टू दिस वन। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, या आपने जैसे सीवीटी के सीवीटी के मेन फॉर्म में आपने वहां पे बीएचयू यूनिवर्सिटी डाल रखा है कि नहीं, क्योंकि जब हम सीवीटी का फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आ रहा था। तो अगर आपने वहां पर बीएचयू यूनिवर्सिटी डाल रखा है तो ही आप इस यूनिवर्सिटी को भर पाओगे, अगर अदरवाइज आप नहीं भर पाओगे। इसके अलावा एक चीज और लिखा है यार, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट इंडिविजुअल कॉल लेटर विल नॉट बी इशूड टू एनी एप्लीकेंट्स फॉर द यूजी कोर्स फॉर एकेडमिक 2023-2024। किसी भी बच्चे को इंडिविजुअली आपको ये चीज नहीं भेजा जाएगा कि आप बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपको अपनी साइड से bhuonline.in पर आके आपको बाकायदा खुद से ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे प्रोसेस होंगे। एनटीए की साइड से या बीएचयू की साइड से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज और, बच्चों की क्वेरीज ये भी रहती है कि सर क्या ये हम ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं करा सकते, जो गाँव देहात के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन काउंसलिंग में दिक्कत आती है। तो बच्चों मैं आपको यहां पर क्लियर कट बता देना चाहता हूं, यहां पर देखो लिखा हुआ द काउंसलिंग विल बी डन इन ऑनलाइन मोड ओनली। ये आपको किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफे पे जाके, या कोई भी दुकान ऐसी हो जहां पर काउंसलिंग वगैरह करता हो, जान पहचान की दुकान या अच्छी दुकान जिसको आप मान सकते हो, जिसको नॉलेज हो थोड़ा सा बीएचयू वगैरह के बारे में, उससे आप काउंसलिंग कराना। क्योंकि बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं,
आपने सीवीटी में बहुत मेहनत करी, आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया। बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट पेपर देना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नंबर कम होता है, लेकिन अगर काउंसलिंग का तरीका अच्छे से मालूम है, अगर आपको प्रेफरेंस एंट्रीज अच्छे से मालूम है, अगर आपको काउंसलिंग में आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आप सीट के लायक बन जाते हो, लेकिन आपका नंबर कम है तो। लेकिन कई बार को बच्चों का नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जरा सी भी अगर गलती कर देते हैं ना बेटा, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज आप बहुत ही सोच समझ के काउंसलिंग करिए। अपने जो भी जानकार इंसान हो, जो चीज अच्छी तरीके से जानता हो, प्लीज आप उसी से करवाना। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन यही है, एक एक चीज हम आपको सीवीटी अड्डा पे बताते हैं, आप आराम से वीडियोज को देखो और खुद से कर लो। किसी साइबर कैफे पे जाके वीडियो को एक एक अच्छी तरीके से जान पहचान के, और कोई भी अगर समस्या आती है नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। इसके अलावा एक चीज और है यार, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कब रहेगा? रजिस्ट्रेशन पोर्टल की डेट बच्चों जो यहाँ पर दे रखी है वो बेसिकली 7 जून से लेके 26 जून तक दे रखी है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, 7 जून से लेके 26 जून के बीच में इन्होंने दे रखा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब ओपन हो चुका है। तो आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। 26 जून के पहले ही आपको करना है, प्लीज आप ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद आपका ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। उसके बाद पोर्टल कब ओपन होगा अभी मैं आपको और बताता हूं, और क्यों ओपन होगा उसको भी आपको बताता हूं, ठीक है। अब यार यहां पर एक चीज देखो, क्लियर कट मेंशन है कि आपको यहां पर अप्लाई करने के पहले एनटीए का जो बुलेटिन है, बीएचयू का जो बुलेटिन है, उसको आप अच्छी तरीके से एक बार को पढ़ लो। जो सीवीटी का बुलेटिन है, जो एनटीए के द्वारा रिलीज करा गया था, इसके अलावा जो बीएचयू का बुलेटिन है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लो। इसको तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहां पे देख सकते हो, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिखा है यार, लिखा है रीडिंग द डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड देन क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन, फिलिंग द एनटीए एप्लीकेशन नंबर एंड अदर डिटेल, सी द डिटेल इंस्ट्रक्शन वीडियो फॉर फिलिंग। इन्होंने कुछ वीडियोज भी निकाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देख के भी अच्छी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन को समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है, सो दैट आप गलती ना करो। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल देयर ईमेल आईडी एंड क्रिएट पासवर्ड टू एक्टिव देयर रजिस्ट्रेशन अकाउंट। जब आप शुरुआत में करोगे तो आपको सबसे पहला काम रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी को एक्टिवेट करना पड़ता है। इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देखोगे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब बच्चों यहां पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आखिरकार डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। एक बार बेटा आप डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से आप देख लो। यहां पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है क्लास 10th की मार्कशीट, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ आपका सबसे बड़ा प्रूफ होता है। क्लास 10th की मार्कशीट ये लगेगी। क्लास 12th की मार्कशीट जो आपने एग्जाम क्वालिफाई करा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी क्लास 12th की मार्कशीट नहीं आई है, क्या ना नहीं आई होगी। पहली बात तो जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये आपकी आती है स्कूल में जाके। अगर आपकी क्लास 12th की मार्कशीट नहीं आई है तो कई सारे बोर्ड जो हैं वो डिजी लॉकर पर अपनी मार्कशीट को डाल देते हैं। तो आप डिजी लॉकर पर आप जाके एक बार को चेक करो कि आपकी बोर्ड की मार्कशीट डिजी लॉकर पर आई है कि नहीं आई। और अगर डिजी लॉकर पर भी नहीं आई तो आपने जो प्रिंट आउट निकाल रखा है फिर आप उसी को डाल देना, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपको क्लास 12th के मार्कशीट के। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS एंड इनकम सर्टिफिकेट SC ST इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ एडमिशन इज शॉर्ट अंडर देयर कैटेगरी। बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कट मेंशन कर देता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप EWS कैटेगरी से भी हो या आप किसी भी कैटेगरी से भी हो, अगर आपको कैटेगरी का फायदा उठाना है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। एक चीज आपको यहां पर और बताता हूं बच्चों, यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो क्राइटेरिया सीवीटी के द्वारा डिसाइड करा गया है, जो क्राइटेरिया एनटीए ने सीवीटी के फॉर्म में दिया गया है, आपका अगर सर्टिफिकेट उसी पर बेस्ड है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो बीएचयू में। लेकिन जो बच्चे डीयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीयू में जो बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस साल का लगेगा। तो अगर आप डीयू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बेसिकली बीएचयू के लिए भी ऑटोमेटिकली वो आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो डीयू के लिए नहीं जा रहा है, उसने कास्ट सर्टिफिकेट पिछले साल बनवा रखा था, तो वो पिछले साल वाला भी इस साल अप्लीकेबल होगा। तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखना। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, बेसिकली कोई भी कोटा अगर आपको लेना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए रिक्वायर्ड अथॉरिटी के द्वारा। बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन अंडर स्पोर्ट कोटा अगर आप क्लेम कर रहे हो तो, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, ये बात ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा देते हैं किसी भी स्टूडियो से खिंचवा के, बेटा ये ध्यान में रखना कि आपको कलर फोटोग्राफी लगाना है। स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर किसी भी कॉपी कलम पे करके उसको आपको बेसिकली स्कैन करके यहां पर लगाना पड़ेगा। तो यार ये बेसिकली 8 डॉक्यूमेंट है जो आपको बीएचयू काउंसलिंग में लगने वाले हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेबल द एसेंशियल अपलोड कैटेगरी, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा।
अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहां पर और एक चीज लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड दैट नो अंडरटेकिंग एफिडेविट in lieu of these document will be accepted for admission if a candidate is claiming any of these category। मतलब कोई भी एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। ये बात ध्यान में रखना, ये दे रखा है इसमें ड्यूरिंग द एडमिशन, ये बात थोड़ा सा बेटा ध्यान में रखना कि एडमिशन के टाइम पे कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सीवीटी के द्वारा, एनटीए के द्वारा जो डेट दी गई है, बेसिकली 2022 से ही वो शुरुआत है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट 2022 से में भी बना हुआ है तो भी बीएचयू काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि अगर 2022 में अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो डीयू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ बीएचयू के लिए एप्लीकेबल है। The registration window will be reopened after the publication of the CVT result by NTA for 3 days। जब CVT का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद 3 दिन के लिए NTA इस पोर्टल को दोबारा ओपन करेगा, and it will be mandatory for the candidate to upload their scorecard of CVT UG 2023। Then if they do not upload the scanned card of the CVT after publication of the result, their candidature will not be considered। ये बात बेटा ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीबीटी के द्वारा जो स्कोर कार्ड आएगा वो बेसिकली आपको इसमें अपलोड करा जाएगा। जो आगे आने वाला सीबीटी रिजल्ट के बाद 3 दिन होगा, आगे आने वाले 3 दिन में आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। सर अपलोड कैसे करेंगे? वो आप मोबाइल से डाउनलोड कर लेना, या किसी भी साइबर कैफे पे जाके या किसी भी दुकान पर जाके आप उससे अपलोड करवा देना। तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखना जब भी सीबीटी का रिजल्ट आएगा तो। अब यहां पर तुम्हारा एक डाउट हो सकता है कि सर 26 तारीख को तो ये पोर्टल बंद हो गया, तो क्या उसके बाद ओपन होगा? तो बिल्कुल सही बात है, 26 तारीख तक आपका ये पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद मान लो सीवीटी का रिजल्ट फॉर एग्जांपल मान लो 30 जून को आता है इन केस, तो ये पोर्टल 3 दिन तक और ओपन रहेगा। तो बेसिकली आपको 3 जुलाई तक इसको सबमिट करना पड़ेगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये कोई मतलब ऐसी डेट नहीं है। अब इसके बाद इसमें लिखा है, इफ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट आर अलाउड टू एडिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग द पेमेंट, नो चार्ज विल बी परमिटेड वंस द फाइनल पेमेंट इज द मेड। ये बात ध्यान में रखना, जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अगर आपने एक बार को फाइनल पेमेंट कर दिया तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर पाओगे, तो आपका जो हो गया बस वो हो गया। और बेटा प्लीज आप इसको केयरफुली भरना, अपनी जो कैटेगरी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड के नाम से सब कुछ मैच करना चाहिए। एक एक चीजें थोड़ा सा सोच समझ के रखना, जो आपका नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, इसके अलावा जो आपके क्लास 12th की मार्कशीट में नाम है, जो क्लास 12th के मार्कशीट में नाम है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है, ये सारे के सारे नाम एकदम को रिलेटेड होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज यार आप इसको सही करा लो। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, योर नेम है ना, ये सारी चीजें आपकी एकदम सेम होनी चाहिए। ये फादर नेम, मदर नेम, मैं यहाँ पर मदर नेम को एम नेम लिखा हूं, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ DOB, ये सारी चीजें आपके क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, ये सब में यार सेम होना चाहिए। अदरवाइज देखो बेटा ये दिक्कत हो जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में भी अगर आपकी कोई इशू है तो प्लीज आधार कार्ड का नाम आप चेंज करवा लो। इसके अलावा आधार कार्ड में अगर नंबर अपडेटेड नहीं है तो आप नंबर को भी अपडेट करा लेना, क्योंकि कब काम आए कोई पता नहीं है। तो प्लीज आप आधार कार्ड में अगर आपका नाम सही नहीं है, बेटा नाम में अगर मैं कह रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम शशांक सिंह है, तो अगर आपका नाम इसमें शशांक है ना तो भी आप इसको सही करवा लो, या शशांक कुमार लिखा है तो भी आप सही करा लो। कुल मिलाकर जो नाम इसमें लिखा हुआ है क्लास 10th की मार्कशीट में, वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना जरूरी है। और इसके अलावा वही नाम आपके जो सीबीटी का फॉर्म आपने भर रखा है उसमें भी होना जरूरी है, सीबीटी फॉर्म में भी होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच करता है तो आपके काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये क्लियर कट ये मेंशन करके रखते हैं कि सारे नाम को रिलेटेड होने जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर यार फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर हमने अगर एनटीए का फॉर्म भर दिया है, बेसिकली सीबीटी का फॉर्म भर दिया है, तो क्या दोबारा फीस सबमिशन करना पड़ेगा कॉलेज काउंसलिंग के लिए? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, दोबारा काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है। ये बीएचयू में भी है, ये डीयू में भी है, या आप किसी भी कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो हर कॉलेज में इंडिविजुअल आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल आपको फीस देनी पड़ेगी। तो तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत महंगा पड़ गया फिर तो काउंसलिंग। हाँ, कुछ तो महंगा पड़ता है बेटा, हर एक काउंसलिंग थोड़ी मोड़ी महंगी पड़ती है।
एक बार आपने सीबीटी का फॉर्म भरा, उसमें अलग से फीस लगेगी। आप डीयू की काउंसलिंग कराओगे, उसकी अलग से फीस लगेगी। आप यहाँ पर बीएचयू की काउंसलिंग कराओगे, आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको 300 रुपये लगेंगे। यहाँ पर 1 प्रोग्राम के लिए 300, फॉर एवरी एडिशनल प्रोग्राम के लिए 100 रुपया। समझ रहे हो? अगर 4 प्रोग्राम भर रहे हो तो 400 रुपया, 5 भर रहे हो तो 500 रुपया। समझ रहे हो आप? और 3 प्रोग्राम, अगर 1 प्रोग्राम भर रहे हो तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST PWD के लिए 1 प्रोग्राम के लिए 150 रुपया है, एवरी अदर प्रोग्राम के लिए आपको 50 रुपया है। अच्छा, पेड सीट हैज टू बी पेड ओनली वंस इफ फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्स। तो यहां पर बेटा इसकी फीस 700 रुपया है, पेड सीट फॉर ऑल कैटेगरी, है ना। तो यहां पर एक चीज, वंस फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्स, एक चीज ध्यान में रखना। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये पेड सीट और रेगुलर सीट में क्या डिफरेंस है। बेटा पेड सीट हमेशा महंगी होती है। अब दोबारा तुम्हारे माइंड में ये डाउट आएगा कि क्या सर हम पेड काउंसलिंग और रेगुलर सीट की काउंसलिंग एक साथ में कराते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना बेटा, दोनों की काउंसलिंग एक साथ में ही कराते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो वहां पर एक रेगुलर सीट की काउंसलिंग, रेगुलर सीट और इसके अलावा पेड सीट, ये दोनों को वहां पर आपको भरना होगा। जैसे मान लो अगर आप मैथ ऑनर्स भर रहे हो, तो मैथ ऑनर्स रेगुलर वाला, मैथ ऑनर्स आपको पेड सीट वाला भरना पड़ेगा। तब बोलोगे सर ये पेड सीट मतलब, इसमें ये पेड का मतलब क्या है, इसमें पैसा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें पैसा लगा हुआ है। जहां जहां पर पेड सीट आएगी उसका खर्चा ज्यादा है। यहां पर देखो, पेड सीट कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही 700 रुपया, रेगुलर सीट 300 रुपया है। तो यहीं पर ये 400 रुपये का डिफरेंस आ गया। एक चीज आपको और बताता हूं, पेड सीट में जो भी बच्चा यहां पर पार्टिसिपेट करता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं चलती बेटा। इसमें आपको मतलब चाहे SC ST का बच्चा हो, चाहे OBC का बच्चा हो, EWS का बच्चा हो, चाहे जनरल का बच्चा हो, हर किसी को यहां पर जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। इनफैक्ट जनरल कैटेगरी से ज्यादा में भी हम कह सकते हैं कि फाइट करना पड़ेगा। कुल मिला मतलब यहां पर देख सकते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप 700 रुपया ही इसकी फीस है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या फायदा क्या है, तो बेटा इसका फायदा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। पेड सीट का थोड़ा सा लोचा बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो यार, देखो पेड मतलब पैसा, है ना, रेगुलर, ये अब दोनों में अंतर क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं पर पैसा दोगे तो इसका जो कट ऑफ है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो रेगुलर का कट ऑफ अगर 200 नंबर जा रहा है, ठीक है, तो इसका कट ऑफ मैं कह रहा हूं नियर अबाउट 190 नंबर या 185 नंबर, इसके अबाउट ये जा सकता है। कुल मिला के इसका कट ऑफ जो है वो 5 से 10 नंबर या 15 नंबर के अबाउट वेरी करता है। तुम बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि तुम्हारा यहां पर एडमिशन 200 नंबर पे हो रहा है, यहां पर एडमिशन 190 नंबर 185 नंबर पे हो रहा है। तो यही फायदा है। तुम बोलोगे सर बहुत बड़ा डिफरेंस तो ये तो नहीं हुआ, हमने यहाँ पे बहुत पैसे देंगे हम तो। बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पेड में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप रेगुलर में कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूं, पेड सीट की जो बेटा फीस है वो फीस भी इसकी ज्यादा है। मतलब जैसे रेगुलर कॉलेजेस की जो फीस है वो तो मान लो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग वेरी करती है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000। पेड की फीस ज्यादा महंगी पड़ती है, इसकी 50,000 40,000 ऐसे करके पड़ती है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फीस की कोई दिक्कत नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो नंबर है वो थोड़ा सा कम रह सकता है, तो आप पेड काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ में आ रहा है? तो आप पेड में जरूर काउंसलिंग कराना, या किसी भी बच्चे को अगर पैसे की बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं है तो आप बेटा पेड की जरूर कराना। क्योंकि कई बार को ऐसा होता है, जैसे मान लो रेगुलर का नंबर आपका कम है, इसमें आपका मनचाहा कोर्स नहीं मिला, तो आप पेड में जा सकते हो, पेड वाले को भी भर दो हाथों हाथ, तो आपको हो सकता है कि पेड में आपका मनचाहा कोर्स मिल जाए। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको बुद्धिमानी से भरनी पड़ेगी कि कौन से कोर्स में आप पेड में जाना चाहते हो, कौन से वाले में आप रेगुलर में जाना चाहते हो, या कौन से वाले में आप दोनों में जाना चाहते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप बेटा आप अपने मनचाहे कोर्स को आगे अगर रख रहे हो तो आप पेड और रेगुलर दोनों को रखो। अगर घर की कंडीशन अगर खराब है तो आप बेटा रेगुलर कोर्स को ही भरो सबसे पहले, बाद में आप पेड को भरना। एक चीज आपको और बता देता हूं, जो इसका यूजी का प्रोस्पेक्टस है उसके पीछे पेड की सारी फीस दे रखी है, आप वहां से फीस को जरूर चेक कर लेना। ये आपको मैं ये हिदायत देना चाहता हूं, फीस को जरूर चेक कर लेना, है ना, मस्ट चेक। क्योंकि बेटा कई सारे कोर्सेज की फीस पेड में काफी ज्यादा है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस लायक नहीं है तो आप प्लीज आप पेड में मत जाइए, आप रेगुलर काउंसलिंग में ही बेटा पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। तो यार यही सारी चीजें। अब इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ऑफलाइन पेमेंट का कोई भी मोड ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां पर देखो लिखा है, प्रेफरेंस एंट्री पेज विल ओपन ओनली व्हेन द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस इज पेड।
जब आप एक बार को फीस आप पे कर दोगे, बेसिकली ये जो फीस मैंने आपको ऊपर दिखाई है 300 रुपये, 100, ये 150 रुपये, 700 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल है। चाहे आपका एडमिशन होता है, चाहे आपको कॉलेज मिले चाहे नहीं मिले, ये आपका रिफंड नहीं करा जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो प्रेफरेंस एंट्री पेज है ये तभी ओपन होगा जब आप वो पैसा पे कर दोगे, मतलब जब आपका फॉर्म टोटली अच्छी तरीके से सबमिट हो जाएगा। इसमें लिखा कैंडिडेट हैज टू फिल प्रेफरेंस एंट्री सेपरेटली फॉर द प्रोग्राम चूजन बाय द हिमर। बेसिकली आपके पास एक डैशबोर्ड बन के आ जाता है, उस डैशबोर्ड में आप जाके अपने प्रेफरेंस एंट्रीज को ओपन भर सकते हो। यार इसका जो फॉर्म है 7 तारीख से 26 तारीख के बीच में वो भरा जाएगा, मैंने वो चीज़ आपको बता ही दिया। इसके अलावा बच्चों इसमें ये कैंपसेस के बारे में आपको बाद में जानकारी दे दूंगा, अगर इनकेस अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो। एक चीज़ इसमें और भी लिखा हुआ है यार, ये जो पोर्टल 26 तारीख को रात के 11:59 तक ओपन रहेगा। तो ये लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, कई बार को साइटें क्रैश कर जाती है, आधी जनता उसी टाइम पे जगती है, कोई आके बोल देता है भैया बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया है। तो बेटा प्लीज़ आप इसको जल्दी कर लेना, लास्ट टाइम का आप वेट मत करना, ठीक है, क्लियर है। अब यार यहां पर देखो एक चीज और लिखा है, द कैंडिडेट नॉट कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड प्रेफरेंस एंट्री विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सबमिशन। आपको 26 तारीख के पहले, रात के 11 बजे के पहले आपको सारा का सारा फॉर्म सबमिट कर देना है, प्रेफरेंस एंट्रीज एंड ऑल सब कुछ भर के, उसके बाद ये कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो तुम बोलो, तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर 3 दिन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा हम उसमें भर देंगे। बेटा प्लीज आप उसका वेट मत करिए, क्योंकि उसमें क्लियर कट ये चीज मेंशन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल को ओपन करा जाएगा। तो आप उस पर भरोसा करके ये मत चलिए कि पूरा का पूरा फॉर्म ही ओपन करा जाएगा। पूरा फॉर्म बस 26 तारीख तक ओपन है, वो 3 दिन में आपको सीवीटी का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, ना कि पूरा का पूरा फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। अब यार यहां पर एक चीज देखो, ये भी मेंशन है, एडमिशन विल डन नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर ये करा जाएगा सीवीटी, इसको मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों यही सारी की सारी चीजें हैं। और अच्छा एक चीज और लिखा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड सब्सिक्वेंट राउंड विल पुट ऑन द पोर्टल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सीवीसेट रिजल्ट। जब आपका सीवीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो जो राउंड होता है, राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2 काउंसलिंग, उसकी डेट ये बेसिकली उसके बाद ये पब्लिश करेगा। लेकिन इसकी जो टेंटेटिव डेट है, वो टेंटेटिव डेट उन्होंने यहां पर मेंशन कर रखी है, मतलब डेट ऐसा मेंशन नहीं कर रखा, बस उन्होंने ये मेंशन कर रखा है, द फर्स्ट राउंड ऑफ द अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 डेज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सीवीटी रिजल्ट। मतलब जो इनका पहला राउंड होगा वो सीवीटी रिजल्ट के 8-10 दिन बाद ही आ जाएगा। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 जून तक अगर सीवीटी का रिजल्ट आ रहा है, तो बेसिकली 8-10 तारीख को ये पहला राउंड काउंसलिंग हो जाएगा बीएचयू का। तो इस बार बच्चों बीएचयू बहुत एडवांस है, तो सभी मेरे बच्चे, जिन बच्चों को अगर बीएचयू में जाना है तो वो बच्चे यार इसको जरूर करना। और यार हेल्प डेस्क का नंबर ये है, क्योंकि कई बार को इशूज आ ही जाते हैं, मैं काफ़ी सारे बच्चों को admissioninquiry.bhu.ac.bhu.ac.in ये कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखा है। तो आप इसमें 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम को आप इसमें मतलब कॉल कर सकते हो, या कोई भी दिक्कत आ सकती है तो पढ़ सकते हो। कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा यार, आप हिंदी में भी इसकी जानकारी को ले सकते हो, इन्होंने नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन भी दे रखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने आपको समझा दी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आप कोई भी गलती ऐसी मत करो ताकि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आखिरकार आपके डाउट्स क्या हैं, किस चीज़ से रिलेटेड आपके डाउट है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाना। आपके लिए जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपके लिए 1 by 1 सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। किसी भी मिसगाइडेड रिसोर्स पर आप भरोसा मत करिए, आप अपने टीचर्स पर भरोसा करिए जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि बेटा जो इंसान आपको साल भर पढ़ाता है ना, आप उस पर ही भरोसा करिए, किसी दूसरे पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि जो साल भर आपको पढ़ाता है वही कदर जानता है कि आप कॉलेज में जाने के लिए आप कितने, मतलब हम कितने बेताब है, आपसे ज़्यादा हम बेताब है कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाए। तो आप प्लीज़ अपने टीचर्स पर ही भरोसा रखिए। और इसके अलावा कोई भी समस्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास कोई भी इशूज आ रहे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे को किसी भी टाइम पर ईमेल कर सकते हो, shashank.singh1@adda247.com 1@adda247.com, ठीक है। आप यार इस पर अपना कोई भी क्वेरी को मेल कर सकते हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।